नमस्ते। विशेषकर वे प्रतिभागी जो रिपोर्टर की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 152 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है और सलाह दी जाती है कि जिस नोटबुक का भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसके लेफ्ट कॉर्नर को मोड़ कर रखें ताकि पन्ना पलटते समय आपको किसी तरह की समस्या न आए। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा है कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहां तक समझ पाया हूं, हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम आंतरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सीमा में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नजरबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या यह अच्छा होता कि नेहरू जी उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी आज भी स्मरण रखते। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं मार रहा है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि इस प्रकार की परिस्थिति देश में पैदा हो जाए, राजनीतिक दृष्टि से या सांप्रदायिक दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों, तो उनका डटकर मुकाबला करते हुए यदि हम अपनी जनता को सुरक्षा की गारंटी दे सकें और सुचारू रूप से अपने आर्थिक कार्यक्रमों को चला सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। आज हो क्या रहा है, कुछ लोगों का संबंध चीन से जुड़ा हुआ है, चीन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, वे भोली भाली जनता की हत्या कर रहे हैं। क्या कारण है कि आज बंगाल का शांतिप्रिय जीवन तहस-नहस हो रहा है? केंद्र सरकार ने उस प्रदेश की जनता के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत का एक कारखाना दुर्गपुर में खोला। हजारों आदमियों को उसमें काम मिला, लेकिन ट्रेड यूनियन के नाम से आज वहां क्या हो रहा है? रोजाना तोड़फोड़, झगड़े और मारपीट की खबरें आ रही हैं। अगर यही कारखाना चीन में होता तो क्या इस तरह से वहां पर हो सकता था? एक दिन भी इस तरह वहां नहीं चलने दिया जाता। महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई गलती नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं उनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज
शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का जमाना देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में कुल 31 अकाल पड़े, जिनमें 4 करोड़ लोग मरे, लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने महंगे दाम पर विदेशों से गेहूं खरीदकर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। यह बात विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूं। स्टॉप। यह डिक्टेशन 152 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। जो लोग लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत लाभदायक होगी। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।